दोस्तों स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 99 वीडियो है। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे शिफ्ट वाइज वो, और ये 27/11/2018 की थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका सोल्यूशन हम करेंगे। और गाइज अभी मेरा थोड़ा एग्जाम है, इसलिए जो वीडियो है आपको थोड़ा रेगुलर नहीं मिलेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा जब तक मेरे एग्जाम खत्म हो जाती है। एक अक्टूबर तक आप थोड़ा वेट कर लीजिए, 10 दिन की बात है गाइज। फिर हम जो हमारे जो वीडियोज़ हैं आपको कंटिन्यू मिलेंगे। चलिए पहला जो क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है गाइज, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। पीडीएफ आपको पता है 2-2 घंटे 3-3 घंटे में पीडीएफ रेडी होती है, क्योंकि आंसर किस समय आपके क्वेश्चंस कराता नहीं हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट आप हैं, इसलिए मैं आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करता हूँ। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन की गति का नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि न्यूटन ने आपकी गति के नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे आपने गति के, तो पूछा है कि तीनों नियम दिए गए थे वो आपके किस वर्ष हुए थे। तो गाइस ये जो नियम दिए गए थे वो वैसे तो आपके 1686 में दिए गए थे, लेकिन इनका प्रकाशन 1687 में हुआ था। तो इसलिए 1687 है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि 1687 में आपका जो न्यूटन गति के नियमों का प्रकाशन हुआ था। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 1687 में इन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया था न्यूटन ने, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। न्यूटन गति के 3 नियम होते हैं, आप जानते हैं। पहला जो होता है वो आपका होता है जड़त्व का नियम, दूसरा होता है आपका जो बल होता है उसके आधार पर संवेग में परिवर्तन दर के बराबर, और तीसरा जो होता है आपका होता है क्रिया प्रतिक्रिया के रूल्स। तो 3 रूल्स आपके न्यूटन ने दिए थे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर तथा 40 गर्त बनाता है, तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी देखिए आपको ये बता रहा है कि एक तरंग है ना वो इस प्रकार से, देखो ये जो होता है ना, ये जो आपके ऊपर वाला जो पीक पॉइंट होता है ना इसको बोलते हैं आपका शिखर यानी कि क्रेस्ट, और जो नीचे वाला ये लोवेस्ट पॉइंट होता है ना इसको बोलते हैं गर्त यानी कि ट्रॉफ, ठीक है। तो आपको दे रखा है कि ये आपके 40 बनाता है। अब देखिए 40 का मतलब 40 तो ये 40 ही है, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ना, एक आपके क्रमागत 2 ट्रॉप्स या क्रमागत 2 क्रेस्ट के बीच दूरी होती है, वो होती है वेवलेंथ। अब आपसे ये पूछा है कि इसकी तरंग आवृत्ति क्या आती है। अब देखिए आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकंड में उसने कितना आपका कंपन किया है, यानी कि प्रति सेकंड कितना कंपन किया है 1 सेकंड में, उसको बोलते हैं उसकी आवृत्ति। अब आवृत्ति जो होती है ना वो आपकी होती है 1/t के, मतलब 1 सेकंड में भाई कितना उसने आपका चक्कर किया है। तो देखिए आपको यहाँ पर इस n/t होती है, n का मान क्या है कि भाई कितने चक्कर किए हैं। चक्कर आपके देखिए 40 शिखर है 40 गर्त है, यानी कि टोटल 40 ही हैं, ये ध्यान रखना है। 80 ऐड नहीं करना है क्योंकि वो वेवलेंथ में एक बार ही काउंट होता है। बट टाइम आपको दे रखा है 0.3 सेकेंड। तो देखिए इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा 400/3, और 400/3 को हल करेंगे 133.3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम दक्षता किसमें प्राप्त होती है। अब आप जानते हैं सौर पैनल होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो आपसे पूछा किस प्रकार का सौर पैनल होता है जिसमें आपके ऊर्जा दक्षता जो होती है मतलब आउटपुट होता है वो मैक्सिमम मिलता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, आपको बताऊंगा लगभग कई शिफ्ट पहले क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको बताया जो पैराबोलिक जो होते हैं ना, ऐसे आपके डिश वाले जो होते हैं, डिश वाले जो आपके होते हैं, चलिए मैं आपको चित्र ही दिखा देता हूँ, आपको बेहतर समझ आता आएगा। सो गाइस इस प्रकार के आपके जो सौर पैनल होते हैं डिस्क के रूप में, इनको बोलते हैं आपका डिस्क कलेक्टर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर इनको बोला जाता है। तो इनसे जो है आप आउटपुट प्राप्त होगा, इनकी जो एफिशिएंसी होती है सबसे अच्छी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा, पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा खींचने का उदाहरण है, मतलब आपका जो भी काम होते हैं जिसमें हम खींचते हैं, पुल किया जाता है, ये आपको बताना। देखिए पहला ध्वज को फहराना, यानी कि आपका झंडारोहण जब किया जाता है आपको पता होगा उसमें हम डोर होते हैं उसको खींचते ही हैं, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है वही आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसको देखेंगे आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि सर देखिए ऑप्शन नंबर 2 है वही हमको ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं देखिए आपका दरवाजा होता है ना वो दोनों प्रकार का होता है, उसमें पुश और पुल दोनों ही होते हैं, इसलिए सेकंड आंसर नहीं होगा, थर्ड तो होगा ही नहीं और फोर्थ भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि रसायन विज्ञान में मोल शब्द किसने दिया था। अब देखिए मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट थी वो आपकी दी थी विलियम ओस्टवाल्ड ने, और विलियम ओस्टवाल्ड ने मोल के बारे में बताया था कि मोल जो होता है वो होता है ग्राम में भार बटे अणुभार, यानी कि वैल्यू इन ग्राम बटे उसका मोलिकुलर वेट, ठीक है। ग्राम में भार बटे अणुभार, ये आपका विलियम ओस्टवाल्ड ने बताया था। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। अब देखिए कैल्शियम होता है Ca, ऑक्साइड होता है ये। अब देखिए कैल्शियम होता है, इसकी संयोजकता होती है +2 है ना, और इसकी वैलेंसी होती है -2। तो देखिए दोनों के ऊपर कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है वो होता है CaO, और आप जानते हैं बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है CaO। ठीक है, मैंने आपको पहले ही जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं उसके ऊपर मैंने पहले ही आपको बता दिया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि घर्षण के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। अब आप जानते हैं घर्षण जो होता है ना, फ्रिक्शन होता है, वो आपकी कोई भी आपका कार्य किया जा रहा है उसको रोकता है। मान लीजिए आपका कोई आपने बॉल फेंका है, ठीक है, वो रनिंग मूवमेंट में है, तो आगे जाकर वो बॉल है आपका रुक जाएगा। मतलब वो बॉल क्या करेगा, वो बॉल आपके उसकी गति, वो आपकी जो घर्षण है वो क्या करेगा, उस बॉल की गति को रोकने का प्रयास करता है। मतलब घर्षण एक प्रकार का नेगेटिव बल होता है, ऋणात्मक बल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि अधातुओं का व्यापक उपयोग क्या किया जाता है। आप जानते हैं अधातु क्या होती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक आपके एक जिगजैग लाइन होती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन, और इस लाइन से इधर जो स्थित होते हैं उन्हें बोलते हैं आपका अधातु, नॉन मेटल्स। इधर जो होते हैं आपके कहलाते हैं मेटल्स, और इस लाइन के ऊपर जो आपके स्थित होते हैं उन्हें बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो देखिए आपके जो आपके अधातु होते हैं ना, उनको उपयोग देखो, एक आपके जो पटाखे होते हैं उनको बनाने में किया जाता है, आपके जो मिश्र धातु होती है उनको बनाने में किया जाता है, ठीक है, स्टील वगैरह इनमें। इसके अलावा आपके खाद जो होते हैं ना, आपके कंपोस्ट खाद, आप जानते हैं यूरिया होता है, ठीक है, आप जानते हैं यूरिया में क्या पाया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। क्या होता है NH2CONH2। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन आ रही है, ठीक है, तो नाइट्रोजन आपको पता है नाइट्रोजन आती है, वो आपकी एक नॉन मेटल होती है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि खाद बनाने में, कंपोस्ट बनाने में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अमोनियम होता है, इसका सूत्र होता है NH4, इसकी संयोजकता होती है आपका +1, और सल्फेट होता है SO4 और इसकी संयोजकता होती है -2। और मैंने आपको बताया था जब इनके रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं तो इसके ऊपर जो आवेश होता है इसके पैरों में आ जाता है, और इसका जो आवेश होता है इसके पैरों में, तो NH2SO4, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा NH2, और यहाँ पर आ जाएगा NH2 और इसका होल ट्वाइस आ जाएगा, और SO4, ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस ऊतक में मैट्रिक्स पाए जाते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। अब देखिए होता क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारे टिश्यू पाए जाते हैं, तो आपका जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसकी संरचना में आप देखेंगे तो उसकी संरचना में आपकी मैट्रिक्स पाई जाती है, और मैट्रिक्स के अंदर आपका संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर आ जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में आपके कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। और मैंने आपको पहले एक टिश्यू के ऊपर स्पेशल वीडियो बना के दे रखा है, आई बटन में आप जाएंगे, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। टिश्यू के बारे में आपको सारे क्वेश्चन लगभग उसमें कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन सा है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे आपके पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के संयुक्त रूप से यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, CFC। अब देखिए इसमें देखिए कार्बन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन होना ही नहीं चाहिए। दूसरा एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल में आपका ओइक एसिड होता है, ठीक है, तो ये आपका अलग है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें CO2 होता है, ठीक है, वो भी नहीं है। मीथेन जो होता है, मीथेन आप जानते हैं, मीथेन जो होता है, मीथेन का फॉर्म होता है CH4। इसमें देखिए CH4 में आपका केवल हाइड्रोजन है, केवल आपका कार्बन है, तो CH4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि मीथेन है, मीथेन में हाइड्रोकार्बन ही पाया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सी मांसपेशी शरीर के सभी अंगों को रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की हेल्प करती है। अब आप जानते हैं मैंने आपको हृदय के बारे में हालांकि नहीं बताया, लेकिन मैंने टिश्यू के बारे में आपको बताया था कि हृदय होता है वो आपके कार्डियक टिश्यू यानी कि कार्डियक मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ होता है। हृदय के बारे में बहुत जल्दी पढ़ेंगे, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। बायोलॉजी का वीडियो 1 तारीख से पहले नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है उनमें नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए उसके लिए आप स्टे ट्यून कीजिएगा। फिलहाल आप ये आंसर टिक कर लीजिए कि हृदय जो होता है, हृदय में पाई जाती है कार्डियक ग्रंथि, आपके कार्डियक मसल्स आपके पाई जाती हैं जो आपके शरीर के सभी अंगों को पंप करके ब्लड पहुंचाने में क्या करती है, हेल्प करती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभ होते हैं और क्षैतिज स्तंभ होते हैं, उनको क्या कहते हैं। अब देखिए तो देखिए मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी होती है ना, उसमें लंब रूप यानी कि ऐसे आपके जो परपेंडिकुलर होते हैं उनको तो आपके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपके ग्रुप्स, क्या बोलते हैं उनको, ग्रुप यानी कि समूह। और क्षैतिज पंक्तियां होती हैं ऐसे, उनको आपके बोलते हैं पीरियड यानी कि आवर्त, ठीक है, पीरियड या आवर्त। और ये आपके मॉडर्न पीरियड टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसके लिए भी आपका लागू है, ठीक है। तो आपके जो लंबवत होते हैं उनको बोलते हैं ग्रुप, और जो आपका ऐसे होते हैं आपके जिनको बोलते हैं आपका हॉरिजॉन्टल, उनको क्षैतिज, उनको बोलते हैं आपका पीरियड्स यानी कि आवर्त। चलिए
अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अवक्षेपण यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया होती है उनमें क्या बनता है। अब देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। अब देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूँ। देखिए AgNO3 है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट जब अभिक्रिया करता है आपका सोडियम क्लोराइड से नमक से, तो यहाँ पर बनता है AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता है गाइज अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, जब अभिक्रिया बनती है ये जो होते हैं ना, ये AgCl और NaNO3 ये एक प्रकार से इनसोल्यूबल साल्ट बन जाते हैं। मतलब जो भी विलयन बनेगा ना उसमें घुलते ही नहीं है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ऐसा लवण बनता है जो उस विलयन में घुलता ही नहीं है, अलग ही रहता है, उस अभिक्रियाओं को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा अघुलनशील लवण। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि समुद्र में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर समुद्र में ना 3 प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती है मेनली। एक होती है ज्वारीय ऊर्जा, एक होती है समुद्र तरंग ऊर्जा, और तीसरी होती है समुद्र तापीय ऊर्जा, यानी कि टाइडल एनर्जी, ओशियन वेव एनर्जी और ओशियन थर्मल एनर्जी। तीनों इसके राइट आंसर आ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि किस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। अब देखिए विद्युत परिपथ में आपके जो आपका संयोजन होता है वो मेनली 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक आपने जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। और अगला जो होता है उसमें क्या होता है, एक यहाँ पर जोड़ दिया, एक यहाँ पर जोड़ दिया, एक यहाँ पर जोड़ दिया, ऐसे 3 अलग अलग जोड़ते हैं। तो होता है कि पैरेलल में क्या होता है कि जो विद्युत धारा आई जा रही है वो इधर जाने पर I1 में टूट जाएगी, इधर जाने पर I2 में, इधर जाने पर I3 में, मतलब विद्युत धारा अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो विद्युत धारा होती है ना उसका मान आपके एक ही दिशा में चलता रहता है, ठीक है, बढ़ता नहीं है। तो आपके जो श्रेणी क्रम होता है ना, सीरीज क्रम, ठीक है, उसमें आपके क्या होता है, उसमें आपके क्या होता है, आपके जो विद्युत धारा की दिशा होती है एक ही होती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत है, इसको मैं सही कर देता हूं। ओके चलिए, तो ये मैंने सही कर दिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विदलन विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए विदलन विभाजन है ना, ये आपका समसूत्र विभाजन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि विदलन आपका समसूत्र विभाजन होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें जो भ्रूण का आकार होता है ना वो तो क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन आपका विदलन होता है, विदलन विभाजन, ठीक है, विदलन विभाजन, ठीक है, उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका जो कोशिका का आकार क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि घटता है। बस इतना सा डिफरेंट होता है। वैसे बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि बहुविखंडन किस के द्वारा प्रजनन किस में होता है। अब मैंने गाइस आपको पहले ही जो प्रजनन की जो विधियां हैं सारी बता दी है। तो ये आपका जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें आपको 6 विधि बताई थी, और उनमें बताया था आपको एक एक के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें होता है मल्टीपल फीजन, यानी कि आपका बहुविखंडन। तो यही आपसे पूछा है कि मल्टीपल फीजन होता है वो किस में होता है, तो प्लाज्मोडियम में होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर जैसी कमियों का पता लगाने के लिए सोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो यह किस तकनीक पर आधारित है। यानी कि आपसे ये पूछा कि जो आपका सोनोग्राफी होता है उसका यूजेस हम करते हैं पथरी का पता लगाने के लिए, स्टोन का पता लगाने के लिए, ठीक है, और ट्यूमर का पता लगाने के लिए। तो आपसे ये पूछा है कि भाई आपकी जो सोनोग्राफी होती है वो किस पर आधारित होती है, उसमें कौन सी वेव्स का उपयोग किया जाता है। तो गाइज आपकी जो सोनोग्राफी होती है ना उसमें आपके उपयोग किए जाते हैं अल्ट्रासाउंड वेव, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव आपके उपयोग में ली जाती है। लेकिन अल्ट्रासाउंड ऑप्शन में नहीं, लेकिन साउंड ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 साउंड ऑप्शन में है, तो अल्ट्रासाउंड और साउंड, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि किसका उपयोग करके दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जाता है। अब देखिए दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के लिए यहाँ पर बहुत सारे सूचक दिए गए थे, उनमें से आपका सबसे बेस्ट है वो आपका पीएच स्केल था। पीएच स्केल आपके सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस पर 0 से और 14 तक के अंक लिखे होते हैं, बीच में होता है 7 और यहाँ होता है ये H+ का ग्राफ और OH- का ग्राफ। तो होता क्या है कि आपके जो होते हैं आपका जो ये आपका सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और ये पीएच स्केल होता है, इसको ही बोलते हैं आपका सार्वत्रिक आपका सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इसलिए जो ऑप्शन ऑफ फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि चंद्रमा की सतह पर यदि हम एक चट्टान को लेकर जाएं, एक पत्थर को ले जाएं, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है द्रव्यमान और भार की। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आपको मैंने पहले बताया था आपका द्रव्यमान होता है वो होता है m, और आपका जो आपका भार होता है वो होता है W बराबर mg। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपका जो द्रव्यमान होता है ना पृथ्वी क्या किसी भी स्थान पर आप ले जाओगे ब्रह्मांड के में, वहां पर आपका इक्वल होता है, कभी बदलता नहीं है। लेकिन आपका जो भार होता है W बराबर mg वो g के मान के आधार पर बदलता है। आपको पता है g का मान होता है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाया जाता है। इसलिए किसी भी वस्तु का आपका जो द्रव्यमान होता है वो नहीं बदलता है, केवल भार बदलता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर आ जाएगा कि केवल
केवल इसका भार बदलता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। अब देखिए होता क्या है कि हमारी जो लिटिल इंटेस्टाइन होती है ना, ठीक है, लिटिल इंटेस्टाइन यानी कि आपकी छोटी आंत, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन करना होता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो मांसाहारी जीव होते हैं, ठीक है, मांसाहारी, तो मांसाहारी जीव क्या होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, वो तो मांस खाते हैं, सीधा आपके पशु खाते हैं, जैसे शेर है, ठीक है, आपका चीता है। तो ये जो आपके जीव होते हैं ना, जो आपके मांस खाते हैं, उनके छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो आपके बहुत ही छोटी होती है। तो आपको ध्यान रखना है मांसाहारी जीवों में जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई बहुत ही कम होती है। ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, तो इसका आवर्त क्या होगा और इसका ग्रुप क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए आवर्त ज्ञात करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई आपके कितने जगह आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास को लिखा गया। देखिए 1 2 3 2 8 1, तो देखिए 1 2 3, तो आपका आवर्त हो गया, पीरियड हो गया, वो तो हो गए 3। तो पीरियड का पता लगाते हैं भाई कितनी जगह इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता 2 8 8 1, तो हम कहते हैं 1 2 3 4, यानी कि आपका पीरियड होंगे 4। इस प्रकार से हम पीरियड के बारे में पता लगा सकते हैं कितने पीरियड हैं। अब समूह का पता कैसे पता लगाएंगे भाई, ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप का पता लगाते हैं गाइस उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर। देखिए कैसे, देखिए तो अंतिम कोष इलेक्ट्रॉन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है उसका वर्ग हो जाएगा 1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है आपका वर्ग हो जाएगा 2, अगर उसके अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है उसका हो जाएगा आपका 13 वर्ग, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है उसका वर्ग हो जाएगा 14, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है आपका वर्ग हो जाएगा 15, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है वर्ग हो गया 16, अगर 7 है वर्ग हो गया 17, 8 है तो वर्ग हो गया 18। तो इस प्रकार से अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधार पर हम वर्ग का पता लगा सकते हैं। तो आपके 1 इलेक्ट्रॉन है तो आपका उसका ग्रुप हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा कि भाई आपका जो आपका पीरियड है वो तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, और आपका समूह है वो आ जाएगा 1। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि न्यूटन के द्वारा दूसरा जो नियम दिया गया था वो किससे संबंधित है। अब देखिए न्यूटन ने दूसरा नियम दिया था और वो आपका था F बराबर ma, यानी कि देखिए F बराबर ma, इसका मतलब है कि जो बल होता है ना, अगर उसमें त्वरण को हम कम कर देंगे तो लगने वाला बल है वो यहाँ पर कम लगेगा, यानी कि संवेग में परिवर्तन के दर पर आपका ये नियम दिया गया था। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये जो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि बल के प्रभाव को समझाने में सहायक होता है। कि दूसरा नियम ये कहता है कि बल को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक क्षेत्र रक्षक होता है कि फील्डर होता है, अपने आप जब कोई बॉल आती है तो उसको पकड़ने से पहले अपने हाथों को पीछे की ओर लेता है, जिससे आपका क्या हो, जो आपका बल है वो कम लगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए तो ये क्वेश्चन है, यदि एक वाहन की क्षमता है, ठीक है, एफिशिएंसी आपको दे रखी है वो आपके 50% है। ओके, यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन लिया ही नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके चलिए, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिया। आप देखिए यहाँ पर आपको बोला है कि एक वाहन है उसकी आपकी एफिशिएंसी है वो आपकी 50% है, यदि इसका आउटपुट है वो आपका 4500 जूल है, तो इसकी इनपुट ऊर्जा क्या होगी। अब देखिए होता क्या कि आपकी जो एफिशिएंसी होती है ना, अब गाइस ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके 11th 12th के क्वेश्चन है, 10th के क्वेश्चन नहीं है। ग्रुप डी में भी आपके 11th 12th के क्वेश्चन रेलवे में डाले गए हैं, देखिए, लेकिन सिलेबस में बोला कि हम 10th का डालते हैं। तो गाइज ये कई बार होता है कि कई बार क्वेश्चन होते हैं, एक दो क्वेश्चन वो आपके 11th 12th के भी डाल दिए जाते हैं। अब देखिए नीटा होता है, इसको नीटा से प्रदर्शित करते हैं, और नीटा बराबर होता है आपका आउटपुट बटे इनपुट, ठीक है, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है वाहन की क्षमता का। अब आपको दे रखा है आउटपुट, आपको दे रखा है इनपुट, आपसे पूछा तो इनपुट का फॉर्मूला पर निकालेंगे, तो इनपुट जो होगा, इनपुट बराबर आपका होगा नीटा अपॉन आउटपुट। ठीक है, अब देखिए तो कैसे करेंगे, देखिए वो आपका हो जाएगा जो आपका, तो इनपुट जो आएगा, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया था, इनपुट जो आएगा वो आपका आ जाएगा आउटपुट बटे नीटा। क्या आ जाएगा, आउटपुट बटे नीटा। अब देखिए आउटपुट कितना है 4500, ठीक है, और नीटा कितना है, नीटा आपको 50% दे रखा है, तो परसेंट का मतलब 50 बटे 100, ठीक है। तो देखिए 4500, ठीक है, 4500 बटे 50 और बटे 100 जो है ना, ये आ जाएगा ऊपर। अब देखिए इस 50 को इस 100 से हल करेंगे 2 आ जाएगा, और 4500 इंटू 2 करेंगे तो 9000 जूल है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा आपके कितने आंसर आपके सही हुए हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। गाइस जब वीडियो आप देखते हो तब हमें मोटिवेशन मिलता है, तो गाइस आप वीडियो को देखा करिए पूरा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।